गुनाह तो नहीं, फिर गुनाह के बराबर सजा क्यों मिली। जख्म देते हो कहते हो सीते रहो, जान लेकर कहोगे कि जीते रहो। प्यार जब जब ज़मीं पर उतारा गया, जिंदगी तुझको सदके में वारा गया। प्यार जिंदा रहा मकतलों में मगर, प्यार जिंदा रहा मकतलों में मगर, प्यार जिसने किया है वो मारा गया। हद यही है तो हद से गुजर जाएंगे, इश्क चाहेगा चुपचाप मर जाएंगे। ये मोहब्बत में निकली हुई फाल है, इश्क तो लाल है, इश्क तो लाल है। बहुत प्यार है और इतनी खूबसूरत आवाज़। मैंने कहा था ना कि आप सबको भी गूज बम्स हो जाएंगे। और डॉक्टर साहिबा भी जो है ना वो एक सहर तारी हो गया था। अली, आई जस्ट वांट टू आस्क वन वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन कि आपकी जो आवाज़ है कभी मोहब्बत की है? सिंगर्स के बारे में पूछना पड़ता है ना। You know everything. I know everything about you. आप छोटे भाई हो। किसको नहीं होती मोहब्बत, सबको होती है। और होना ज़रूरी है, टूटना ज़रूरी है, टूट के जुड़ना भी ज़रूरी है। चलता रहता पार्ट है तो लाइफ है। तो वो नाकाम हो गई मोहब्बत? नहीं, मोहब्बत कभी नाकाम नहीं होती है यार। मोहब्बत का अलग ही मुकाम होता है। और जो मोहब्बत वो जहाँ रहे खुश रहे, खुश है अल्हम्दुलिल्लाह, खुश रहे भाई, अच्छी बात है। देखिए जिस तरह से तुमने गाया, मतलब वो दिल से गाया, और वो जो लिरिक्स थे इट रियली गिव मी गूज़बम्प्स। तो ये इंस्पिरेशन कहाँ से आई? देखें, होता ऐसा है कि जब आपको फील होने लग जाता है ना कि अब आप टूट रहे हैं, तो वहीं से आपका सफर स्टार्ट हो जाता है। और जब मुझे ऐसा लगा, बहुत स्ट्रगल है, ये आइडियल है मेरे जो सामने बैठे हैं, मैं बता दूं आपको पहले ही गाइस कि ये आइडियल है। मतलब बोलना हमने जो पर्सनली मैंने जो सीखा, आज मैं पॉडकास्ट करता हूँ और मेरे आइडियल ये बैठे हैं। देखिए आइडियल हो गया ना, यहाँ चल गया। तो होना चाहिए। इनके सामने मेरा पूरा स्ट्रगल है। और जब मैं इनसे भी रिसेंटली 7-8 साल के बाद मिला बिलाल भाई से, मुझे पहचाने भी बड़ी अजीब और गरीब कहानी है। अच्छा, मैंने ये देखा है कि जो भी इस तरह के आर्टिस्ट होते हैं ना, वो अपना टैलेंट जो है किसी ना किसी फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। कोई सिंगिंग में एक्सप्रेस कर रहा है, कोई पेंटिंग में एक्सप्रेस कर रहा है, कोई अपने स्पीच के थ्रू, मतलब वो कोई ना कोई उनका एक्सप्रेशन होता है, को एक्सप्रेस करने का कोई तरीका, और आपको उनके लहजे में पता चल जाता है। ये पैशन बेसिकली जो होता है ना आपका, ये पैशन आता है, निकल के आता है। मैं बताना चाहूँगा कि बिलाल का जब सफ़र शुरू हुआ हमारे सामने, तो वो जो पैशन था, इवन अफशीन का, मुझे आज तक याद है अफशीन जिस तरीके से वो बैग पहने हुए वो आती थी आके एक ट्रेनी के तौर पर, और हम अक्सर डिस्कस भी उस दिन कर रहे थे, बात हो रही थी। तो वो पैशन बेसिकली छुपता नहीं है, बिल्कुल ऐसे पेपर लेके बैठ जाती थी। मुझे जो है ना हर चीज की मतलब कोई मुश्किल वर्ड होता था तो वो, और मुझे याद है एक वाकया, मेरा एक्सीडेंट हो गया था बिलाल, बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं वापस आया तो पता चला कि बिलाल, लेकिन बड़ी स्ट्रगल है इसके पीछे। आज माशाल्लाह मैं ना मजाक में भी एक बात कहता हूँ, बहुत इनके सदके में स्क्रीन पर बैठा हूँ, क्योंकि खैर चीज़ तो अफसोसनाक थी, लेकिन मैं मजाक में ये कहता हूँ कि इनका एक्सीडेंट हुआ, इनका फ्रैक्चर हुआ टांग के अंदर, और टांग का फ्रैक्चर 4 हफ्ते में उनका फ्रैक्चर उतरना था, वो प्लास्टर उतरना था, लेकिन ये अपने दूसरे शहर चले गए 2 से 3 महीनों के लिए। तो मालकान ने कहा कि स्पेस खाली है और ये लड़का इंटर्न बैठा हुआ है और इसको ज़रा ट्राई करते हैं। तो वो ट्राई करते करते वो फिर मैं एंकर बन गया। और जब ये वापस आए तो मैंने उनकी बड़ी तारीफ़ें सुनी हुई थी, फरहान भाई ये, फरहान हर दिल अजीज़, मतलब चॉकलेटी हीरो नहीं होते, ये वो हुआ करते थे चैनल के अंदर। तो जब ये वापस आए, और मैं समझता हूँ बिलाल भाई आइडियल बनाना आपको ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा। और सबसे बड़ी चीज़ एक चीज़, जैसे अभी आपने बात की तो बड़ा अच्छा लगा, और फिर वो आपसे सुनेंगे कि 7 साल बाद आप इनसे मिले। आपने बेसिकली जो रिस्पेक्ट का एलिमेंट होता है ना आपको, ये आगे बढ़ने में, यानी आज हम एक चैनल में काम कर रहे हैं, बिलाल हमारे साथ है और माशाल्लाह बहुत ही वर्कड हार्ड,
और उसके बाद इसका पैशन जो है वो आज मतलब कहने की जरूरत नहीं है डेफिनेटली। तो मार्केट में अगर आप देखें तो माशाल्लाह बिलाल की एक अपनी पहचान है। तो उसमें सबसे बड़ा एलिमेंट ये है कि अभी हम बैठते हैं, दूसरे दीगर भी हमारे जो दोस्त एंकर्स हैं यहाँ पर गपशप होती है, तो रिस्पेक्ट का एलिमेंट जो है ना आज तक इस बंदे के अंदर से नहीं निकला। और हम वैसे भी आपस में बैठ के ये बात कर रहे होते हैं, तो आई थिंक ये आपकी सक्सेस में, आपकी ग्रूमिंग में बहुत हेल्पफुल होता है। बहुत जिस तरीके से फरहान भाई, मैंने ये भी चीज़ नोट की है कि जब मैं इनके साथ होस्ट कर रही होती हूँ शो, तो बहुत जगह जो है मैं इनसे लर्न भी कर रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि 650 रुपए इधर दिए थे, 350 रुपए इधर दिए थे, 250 उधर दिए थे कि चलो मेरी तारीफों के पुल बांधना। बस डेफिनेटली ये आप लोग का बड़ापन है। बहरहाल आ जाए बड़ा, वरना मैं इमोशनल हो जाऊंगा। होता नहीं है, साल में एक दफा होता हो जब ईदी कम जमा होती है, नहीं जब गोश्त भी कम मिले, गोश्त भी कम मिलता है, उसका उसे गोश्त मिलना चाहिए। अच्छा, और कामयाब इंसान ही वही है बिलाल भाई। अगर मैं आज कामयाब हूँ और मेरी कामयाबी के पीछे जितने लोग हैं ना, अगर मैं उनको मेंशन कराना भूल जाऊंगा ना, तो ये कामयाबी बहुत चंद दिन की रहेगी। डॉक्टर साहिबा भी काफी देर से कुछ बोलना चाह रही है, प्लीज। अच्छा, आप भी सबसे बड़ी सक्सेस ही ये होती है कि जिनसे आप इंस्पायर हैं वही आपके सामने बैठ के अगर आपकी तारीफ करें। ये तो मतलब ऐसा होता है कि ड्रीम कम ट्रू ना। और जब मैंने बिलाल भाई को बताया कि मैं होस्ट हूँ, मैं पॉडकास्ट भी करता हूँ बिलाल भाई, तो यार आप आइएगा। ये जब आए तो उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, बोलने लगे यार मुझे पर्सनली बड़ा अच्छा लगा। सीरियसली मैं आज आई वाज टू मच टायर्ड टुडे, लेकिन जब मुझे अभी आप बैठे हुए थे तो मेरा नहीं, लेकिन जब पता चला कि आपने माशाल्लाह जानम फिदाए हैदरी, वो भी हम सुनेंगे, वो भी हम डेफिनेटली और फिर पता चला वो इवेंट होस्ट ये लड़की कर रही है। आप कभी सोचा नहीं था कि इस तरह मुलाकात, उस वक्त सोचा था तस्वीर में जब, बिल्कुल नहीं, तब भी मैंने नहीं सोचा था। अच्छा भाई, अब मैं जरा क्वेश्चन के बहुत बड़ा सरप्राइज है कि जानम फिदाए हैदरी जिसने गाया वो आज हमारे सामने है। बिल्कुल, और बड़ा अच्छा मैं वैन में सुनते हुए जाती थी और मैं उसको अभी सुनेंगे अभी आप लाइव सुनेंगे। और मैं सोचती थी यार ये किसने गाया होगा। अगर आप 2 किलो और गोश्त बढ़ा दें मेरे लिए तो अभी आप लाइव सुनेंगे, मैं बता रहा हूँ। और दूसरा ये कि मुझे एक और बड़ा सरप्राइज मिला कि पाई भी ले आए तो अभी आप पूरा गाना सुनेंगे, पूरा कलाम सुनेंगे। इस इवेंट को होस्ट किया तो माशाल्लाह भाई, मेरी लाइफ का फर्स्ट इवेंट था वो। अच्छा, मुझे अब आप सब ये बात बताएं कि आप सबको घर में कोई ना कोई होता है ना, कि घर में कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, सब किसी न किसी नाम से पुकारे जाते हैं घर में। मतलब फरहान भाई फरहान तो हैं, लेकिन फरहान के साथ साथ कोई निक नेम भी होगा। इरफा तो हैं, लेकिन कोई और नाम भी होता है घर के अंदर। अली तो हमें पता है कितने सारे नाम हैं इस शहजादे के। डॉक्टर साहिबा साइमा तो हैं, लेकिन कोई ना कोई नाम होता होगा। जरा मैं इसी तरह अफशीन है, अफशीन तो है, लेकिन क्या है हम बताएंगे। बिलाल तो है, बिलाल क्या है? बिलाल क्या है? वेरी गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। हम जरा अली से शुरू करते। अली, निक नेम क्या है? ये कोई ऐसा वियर्ड नेम जो सुन के चिढ़ आती हो, लेकिन अब वो नाम बन गया हो तो दोस्त पुकारते हो? निक नेम और सबसे अच्छा नेम एक ही है, डैड्स। हाँ, ये इस लड़के के साथ मुझे आज तक समझना है। इनका हर जगह पे आप नाम देखेंगे अली डैड। डैड होते हैं ना, डैड तो बहुत सारे। क्या मैंने एक्स लगा लिया। वो बेसिकली ऐसा है, मेरा एक दोस्त है उजैर, उसको भी आप जानते हैं। हम स्कूल में साथ पढ़ते थे, वो मेरा सीनियर था, वो मैट्रिक में 2-3 क्लास में था। तो उसको स्कूल में ना सब वो बैक बेंचर टाइप में, तो फाइटिंग टाइप इसको हम कहा करते क्या बाप से डर है, तो उसने अपने साथ ही बाप ही लगा लिया। उसके आगे मैंने एक्स लगा लिया। वो बस जब एक्स लगाया तो फिर वो तो डैड साहब 10,000 फॉलोवर, 50,000, 1,00,000, 1.5 कुछ निक नेम। इत्तेफाक की बात है, नाम इतना सिंपल है कि लोगों को निक बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बहुत कभी होता है तो कोई बहुत क्लोज होता है सैम कह देगा, अदरवाइज साइमा ही आमतौर पे। अच्छा, प्यार से सब वो गुस्से से कोई नाम पुकारा जाता है घर में? अच्छा, हमारे फैमिली में बताने वाले नहीं होते। नहीं, हमारी फैमिली में एक बड़े मजे का काम ये होता है कि अगर गुस्सा आ जाए ना तो पूरा नाम लेके बुलाते हैं। ओह अच्छा, हाँ, ये कपल्स में बड़ा होता है। मियाँ बीवी हो या बहुत बेस्ट फ्रेंड्स हो या आपस में दोस्त हो, बिल्कुल। तो हम जैसे बहुत सारे मेरे दोस्तों उनका मैं बिगड़ा हुआ नाम लेके पुकारता हूँ, लेकिन जब गुस्सा आया हुआ होता है ना, तो पूरा बड़ा आप ये नाम जी जनाब पता चल जाता है, पता चल जाता है कि गुस्सा चल रहा है। अफशीन, आपको क्या कह के बुलाते हैं घर में? नहीं, मेरा तो बस अफशीन ही नाम है और यही प्यार से गुस्से से। अच्छा, वियर्ड नेम सिर्फ ऐसा भी नहीं होता, लेकिन भतीजे भांजियां वगैरह भी होती हैं, तो वो भी कभी फुप्पो की जगह कुछ ऐसा बुलाते हैं, खाला की जगह कुछ ऐसा बुलाते हैं, अन्ना कक्का नन्ना करके। वो भी नहीं, पहले अफशीन नाम लेना बच्चों के लिए प्रोनाउंस करना उसको मुश्किल होता था, लेकिन ये क्या कहते हैं, अफू कहते थे, अफशू कहते थे, फुप्पो ही कहते हैं, फुप्पो कहते हैं। तो आप वो वाली फुप्पो तो नहीं जो फिलहाल सबसे पूछना, आपको क्या कहते हैं? मुझे
मुझे अभी तक याद है कि मैं जरा बताऊंगा ना कि अभी पूछूं तो फरहान तो है। शरारत है ना, बिलाल के चेहरे पे शरारत बता रही है कि कोई बड़ा सा नाम है। हाँ, मैं बताऊंगा आप लोगों को ना। बिल्कुल। फरहान भाई फरहान तो है, लेकिन और क्या है? मुझे बचपन से फानी कहते थे और अब वो फानी से फानी चाचू हो गया। जितने भतीजे हो गए, हाँ पक्का यही मतलब यार नाम वैसा अच्छा, फानी चाचू नया नाम है। ये जितने है ना सब भतीजे, मतलब मेरी एक भांजी भी है, वो भी फानी चाचू ही कहती है, क्योंकि वो सारे भतीजे इतने ज्यादा भतीजियां बॉन्डिंग के साथ है, तो वो सारे ही। अच्छा, इरफा की तरफ मैं आना चाहूंगी, क्योंकि मैंने सुना है कि इरफा ने फन खिताबत बहुत अर्ली एज से स्टार्ट किया। और यही पूछने पहले इनसे नाम मैं आपको बताती हूँ। पूछे पकड़े इनको, छोड़े नहीं। स्कूल में मेरा नाम बहुत बिगाड़ा जाता था, ठीक है, और मेरी क्लास में जो मेरा ग्रुप था एक मतलब जो लड़कियों का हमारा देख रहा है वो ग्रुप, हाँ वो देख रहे होंगे, वो मुझे इफ्फू बुलाते हैं अभी तक। तो वो मेरा नाम अभी तक इफ्फू ही है। जो मेरी दोस्तें हैं ना, हम 5-6 का ग्रुप था, तो मुझे इफ्फू बुलाते हैं। इसके अलावा कुछ लोग थे मेरी क्लास में, जब मैं 5 क्लास में थी, वो मेरा नाम बिगाड़ते थे, तो मुझे बोलते थे कैफे बिशारत। आई डोंट नो क्यों, चिली मिली, हाँ चिली मिली, कैफे बिशारत और इस तरह के नाम थे। हाँ, और अभी जो है वो मेरी दोस्त है, तो मुझे इफ्फू बुलाती है। और मेरे घर में जो मेरा छोटा भाई है, वो मुझे शीपू बुलाता है। शीपू उसको गोश्त बहुत पसंद है। अच्छा, ये राउंड जो है वो इरफा जीत गई है। बड़ा यूनिक नेम है, शीपू, कैफे बशारत। इतने नामों पे तो ऑस्कर बनता है। कैफे बशारत तो एक कैफे भी है, पता है आपको? हाँ वो था, कैफे है जी। हाँ, तो वो मेरा नाम कैफे बशारत, और बाकायदा मैं उससे इतनी तंग आती थी, हो जाती थी कि मैंने बाकायदा कंप्लेन लिखवाई है अपने अब्बू से। मैंने नीचे साइन करवाया और मैंने अपने स्कूल टीचर को जाके दिया कि ये बच्चे मेरा नाम बिगाड़ते हैं, तो इनकी क्लास ली जाए। देखो बहुत बचपन से ही बहुत ज्यादा ऐसे स्टेप्स ले रही होती थी कि सीरियस। अब गौर से सुन लो, तुम लोग शीपू को शीपू कहने वाले। शीपू तो मेरा छोटा भाई बुलाता है, वो चले वो छोड़ दे। कैफे बशारत, कैफे बशारत वालों, तुम्हें अब मैं बशारत दे दूं ये कि लड़की बहुत आगे चली गई है, तो अब इसका ऑटोग्राफ लेने के लिए तुम लोग लाइन में लगोगे। अच्छा, मैं इस लड़की से और भी बहुत सारे सवाल करना चाहती हूँ। एक तो इसके माशाल्लाह फैमिली बैकग्राउंड जब मुझे सुनने को मिला कि इसकी जो सिस्टर है वो पीएफ सरगोदा में है, तो वहाँ से मैं बहुत इंस्पायर हुई कि सारी बहनें माशाल्लाह अलग अलग और बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेशन में। तो थोड़ा सा आप बताइए अपनी फैमिली के बारे में। और हाँ, तो मेरे अब्बू जो है वो तो पाकिस्तान नेवी से हैं माशाल्लाह, और वो उसमें अभी भी सर्व कर रहे हैं। तो जो मेरी बड़ी बहन है, सबसे बड़ी जो मेरी बहन है, वो साइकोलॉजिस्ट है, वो हॉस्पिटल में काम कर रही है एज अ काउंसलर। फिर उसके बाद जो मेरी सेकंड नंबर पे बहन है, वो उसको बहुत शौक था फ़ौज में जाने का, और उसने इतनी मेहनत की है कि मैं आपको बता नहीं सकती कि अगर वो यहाँ आएगी, अभी तो खैर वो सरगोदा में, कल इंशाल्लाह कराची आ जाएगी। तो आप अगर वो इस प्रोग्राम में आती है तो वो आप उससे पूछेगा कि उसने कितनी स्ट्रगल किया, क्योंकि मैं तो छोटी बहन हूँ, तो मैंने उसको स्ट्रगल करते हुए देखा है। क्योंकि आप जब भी फौज में जाते हैं तो मेरिट पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ है ही नहीं, आप बिल्कुल ऐसे ही। तो जब उसने नेवी में सबसे पहले अप्लाई किया तो वो फाइनल इंटरव्यू तक गई, लेकिन उसका नहीं हो सका। उसके बाद उसने दोबारा आर्मी के लिए अप्लाई किया, वो नहीं हो सकी। फिर मतलब 2 कोशिशें करने के बाद जब 3rd अटैम्प्ट थी उसकी, उसने फ्लाइंग ऑफिसर उसका एयरफोर्स में आई, उसके लिए उसने अप्लाई किया। और तकरीबन आप समझे कि ये 1 साल का प्रोसेस था उसमें, और इतने अप्स एंड डाउन से इस दौरान कि मैंने उसको बोला कि भाई तुम्हारी हिम्मत है कि तुम जो है कर रही हो, मैं तुम्हारी जगह होती मैं बोलती मैंने तो जाना ही नहीं है फ़ौज में। तो ये है कि वो माशाल्लाह सरगोदा में है और फ्लाइंग ऑफिसर है, कैडेट्स को पढ़ा रही है। और अभी रिसेंटली यूनिफॉर्म और अभी उन्होंने रिसेंटली यूनिफॉर्म वेयर किया है, उसकी मैं पिक्चर्स वगैरह लगाई थी, देखी होंगी। पाकिस्तान ने जंग जीती है और हमारे पाक फज़ाई के शाहीनों का किरदार था, और इनकी बहन उसी के उन्हीं दिनों में उनको यूनिफॉर्म जो है वो माशाल्लाह दिया गया है। बहुत बड़ा ऑनर है माशाल्लाह। क्या और सारी अरूबा तबस्सुम, खुशी हुई हमें सुनकर। आप अगर ये देख रही हैं प्रोग्राम तो आप इसी तरह मुल्क का नाम रोशन करें, और ये सारे भी हमारे शाहीन हैं, ये भी अपनी अपनी जिंदगियों के अंदर कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करें। हमारे गेस्ट बहुत शुक्रिया। और प्रोड्यूसर साहब की आवाज़ नहीं लगता अभी तक टिक्का बोटी, वो कलेजी खाने में मसरूफ है। जब मुंह में होती है बोटी तो तब इनकी आवाज़ नहीं आती है, जब ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद ये कहते हैं ब्रेक लेना है ना, तो अभी पता नहीं चल रहा है खैर लेना है कि नहीं लेना, हमें मार्जिन मिल जाता है और सारी बातें करना है। डॉक्टर साहब शरारती तो नहीं है आप बचपन से ना? कभी मार खाई अम्मी की? नहीं, तो फ्लाइंग चप्पल आती है हर माँ की ना, और निशाना टक करके लगता है। डांट जरूर पड़ी है, डांटे तो हर एक को पड़ती है, वो बिल्कुल ये तो ब्लेसिंग है। हाँ, ये नहीं पड़ी तो उसका मतलब है आपने कुछ किया ही नहीं मेरे ख्याल में लाइफ में। लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह मार नहीं पड़ी, क्योंकि अम्मी मेरी बहुत वेल एजुकेटेड और एजुकेशन के शोबे से ही वाबस्ता नहीं है।
वैसे भी वो हमेशा प्रिंसिपल रही हैं, तो उनको डांट नहीं अच्छा। करनी पड़ती थी, आंखें दिखा के ही काम चल जाता था। अच्छा, जबकि प्रिंसिपल की तबीयत भी सॉफ्ट थी और बिल्कुल भी गुस्सा सॉफ्ट तो नहीं करती। कह सकते, शी अच्छा। वाज मतलब बहुत रूल्स वाली एंड अच्छा, रेगुलेशन rules वाली। regulation। बहुत सारी बातें हुई, लेकिन आपसे एक सवाल मेरा है कि माशाल्लाह से इतनी सॉफ्ट स्पोकन आप हैं और इतना स्वीटली बात करती हैं, बचपन में भी शरारती तो होंगी नहीं, देख के लग रहा है। अम्मी से कभी मार वार पड़ी? अम्मी की फ्लाइंग चप्पल तो बिल्कुल निशाने पे लगती है, किसी भी एंगल पे खड़े हो टक करके निशाने पे लगती है। कभी आई? वैसे एशियन मॉम्स के बारे में ये बहुत मशहूर है, लेकिन क्या अल्हम्दुलिल्लाह घरों में बैठ के खाली बैठ के प्रैक्टिस करती हैं कि हाँ, निशानों मुझे की? लगता है और मैं ख्याल में लड़कों को ज्यादा पड़ती बड़े रहती मैं है। बहुत पिटा हूँ। वाइपर टूटे हैं, डंडे टूटे हैं, बेट टूटे हैं, बल्ले हमारे जैसे हम खेलते थे वो सब टूटे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मियां ने थोड़ा सा हमें सीधा बना दिया था, इसलिए ये नौबत कभी नहीं आई। और दूसरा, मदर हमेशा एजुकेशन के शोबे से ताल्लुक़ रहा अच्छा। एंड वैसे भी हमेशा प्रिंसिपल रही, तो ओए वो होए होए। जैसे प्रिंसिपल नहीं होते आंख दिखाते हैं तो बच्चे आराम से बैठ जाते हैं, हम भी वैसे ही थे, शरीफ बच्चे थे और थोड़ा सा आंख दिखती थी, हम बैठ जाते थे। अच्छा, हमारे साथ तो ये होता था, मेहमान आते थे तो बहुत सारी खाने की चीजें, अरे बेटा खाओ ना, हमने नहीं, क्या मम्मी ने पहले से बोल दिया होता है ना कि नहीं खानी। नहीं, वो तो सुनते ही नहीं थे उनकी ना, फिर वो अब बस वो एक आंख आती थी करके अरे नहीं आप लोग खाए ना, बस वो खामोश। टूट कब पड़ते थे हम, जब जैसे जाते ही थे वो कुंडी जाते थे। बंद हुई, मेहमान गए, और जो अफलातून बनते थे और जो जंग छिड़ती थी, ये धड़म धुड़म सारी चीजें होती थी। बहरहाल, जिस तरह आप हमारे साथ पैनलिस्ट, हमारी बड़ी प्यारी सी डॉक्टर थ्रू आउट द ईयर साथ रहती हैं, कि हमारी और बहुत प्यारी सी दोस्त हैं और बहुत अच्छी जो है वो वेल ग्रूम्ड एक डॉक्टर हैं, और वो यहाँ नहीं है बल्कि अफशीन, अच्छा, वो आपकी USA वजह से। से सरप्राइज दे रहा हूँ मैं आपको इस वक्त, अच्छा। अभी आप पहचानेंगे कौन है। और यूएस के अंदर जो है वो न्यूयॉर्क के अंदर इस वक्त बैठी हुई है, और अच्छा। टाइम डिफरेंस हो सकता है, दिन का डिफरेंस हो सकता है, ईद रज़ा का दूसरा दिन वहाँ पर होगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन है। डॉक्टर फलक हमारे साथ मौजूद है। अच्छा, अस्सलाम डॉक्टर वालेकुम, फलक आज ईद हमारे मुबारक साथ फलक। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फलक। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। ईद मुबारक आप ईद सब लोगों को। और कैसा इतने ईद का अहम दिन दिन- गुजर रहा है आपका? काम करके अच्छा, काम बिल्कुल। फलक, मुझे भी अंदाज़ा हो रहा है कि काम आप बहुत सीरियस लेती हैं काम को, और बड़ा पंक्चुअल रहती हैं अपनी क्लिनिक्स में, अपनी जो कमिटमेंट्स होती हैं। ज़रा मैं जानना चाहूँगा कि भाई ईद के ऊपर तो थोड़ी सी रिलैक्सेशन होनी चाहिए ना, चीट डेज तो होने चाहिए, लेकिन उस चीट डेज के पेट से कोई ताल्लुक नहीं होता, पेट में जब ख़राब होना होता है वो हो जाता है। तो थोड़ा सा बता दें लोगों को, समझा दें, नहीं सुन रहे हैं, ये सब मेरे लिए पता नहीं कितनी मोहब्बत करते हैं, गोश्त ले आए, सब ले आए ना, मैंने बोला भी नहीं था इनसे, फिर भी ले आए। बोल बोल के हमारा दिमाग अब मुझे खाना तो पड़ेगा जब इतनी सारी चीजें लेकर आए, तो जरा टिप्स दे दें कि पेट भी सही रहे और मामलात हम सारे खा भी जाएं। देखें एज अ मुस्लिम वी आर सो लकी कि हम लोग को इतना रिच अमाउंट में प्रोटीन खाने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलती है, और हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, ग्रेटफुल रहना चाहिए कि इस ईद पर वो सब लोग भी मुस्तफ़ीद होते हैं प्रोटीन से जो पूरा साल शायद इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते। नंबर 1 इज़ दैट। और अगर मीट की मैं बात करूं और रेड मीट की मैं बात करूं तो इसमें बहुत सारे फ़वाइद हैं, स्पेशली लिवर के अंदर। जो जानवर का लिवर होता है उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स पाए जाते हैं, कॉलिन पाया जाता है, जो हमारी मेमोरी मसल्स के लिए बहुत अच्छा होता है। तो स्पेशली इज़ दैट व्हेन यू ईट मीट, तो आप ग्रेटफुल होके खाएं। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आप बनाते हैं मटन को, बीफ को, जो भी कुर्बानी का जानवर होता है, उसको आप कोशिश करें कि उसका ब्लड को ड्रेन आउट करके और इसको जो है वो स्पाइसेस के साथ बनाएं। तो जो हेल्पफुल स्पाइसेस हैं, जो जिंजर हो गया, गार्लिक हो गया, गार्लिक पेस्ट के साथ, जो आपको डाइजेशन में हेल्प करते हो, उसके साथ बनाएं। कोशिश करें बहुत ज़्यादा मीट ना खाएं। आपके पास टाइम होता है, आप उसको स्टोर कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग भी ना करें। बहुत ज़्यादा अगर आपने मीट को रेफ्रिजरेटर में लोग ये करते हैं, अपना जानवर कुर्बान किया, पूरा का पूरा जानवर रेफ्रिजरेटर में रख दिया, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो फ्रीज होने के बाद उसकी प्रोटीन्स, उसकी एफिकेसी ऑफ मीट सारा कुछ लो हो जाता है। तो शुरू के जो दिन होते हैं उसी में आप उसको बारबेक्यू बना के खाएं, स्टेक बना के खाएं। तो ये चीज़ आप ज़रूर करें। और मैं अगेन कहूँगी कि मीट बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी डाइट का हिस्सा है। इसको आप जिस तरह चाहें, विद ऑयल भी आप यूज़ कर सकते हैं, पर हेल्दी ऑयल्स यूज़ करें, ऑलिव ऑयल यूज़ करें। मैं अभी यूएस में बैठ के वो बातें नहीं करूंगी जो अनरियलिस्टिक हैं कि मैं ऑलिव ऑयल की बात करूं, महंगे तरीन ऑयल्स की बात करूं, बट देसी घी में बना के खा सकते हैं। बारबेक्यू बना लें, स्टेक बना लें,
whatever, बट कोशिश करें कि उसको सिंथेटिक वे में ना लेके जाएं। बहुत ही मसाले मिर्च कर लिया, सुबह भी गोश्त खा रहे हैं, रात को भी गोश्त खा रहे हैं, दिन में भी गोश्त खा रहे हैं, तो फिर ऑफ कोर्स आपका स्टमक इस चीज़ का आदी नहीं होता और इंडाइजेशन की तरफ लोग जाते हैं। फिर डायरिया का मसला होता है, कॉन्स्टिपेशन का मसला होता है, एपिगैस्ट्रिक पेन हो जाता है और बहुत से मसले हो जाते हैं। तो मयाना रवि यानी कि बैलेंस करके खाएं। अच्छा आपने बताया कि मीट की एफिकेसी खत्म हो जाती है आफ्टर सम टाइम, तो वो कितना अरसा हम स्टोर रख सकते हैं? 1 month to 2 month तक स्टोर करना इज ओके। आफ्टर दैट इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, क्योंकि जितना ज़्यादा फ्रोज़न होगा, हम तो यहाँ पे रेकमेंड करते हैं फ्रोज़न फूड से अवॉइड ही करें। तो जब आप एक मीट को भी फ्रोज़न करके रखेंगे तो वो आफ्टर 1 to 2 month उसकी एफिकेसी अच्छी नहीं होगी। इट्स मच बेटर दैट इसी मंथ में आप अच्छे से तरीके से हेल्दी टिप विद beef and lean meat and mutton के साथ आप देखें, there's a lot of websites where you can get good advices। फलक, मुझे आपकी एडवाइसेस से और आपके जो एनालिसिस था उससे अंदाजा हो रहा है कि आप सिर्फ डॉक्टर नहीं, बड़ी अच्छी शेफ भी हैं। जिस तरह आपने मसालों के और वेजेस के नाम लेके और उसको मर्ज करके बड़ा एक मेरे तो मुंह में पानी आ गया था कि जिस तरह आप बता रही थी, तो अच्छी शेफ भी है फिर। Yeah, actually whatever I मेक और लाइक मैं कुक करती हूँ, तो मेरा ना ब्रेन इस साइड पर होता है हेल्दी टेस्टी बर्ड्स, ठीक है, पर मेरा माइंड ये होता है कि मैंने प्रोटीन का इतना हिस्सा डाला है इस मेरे फूड के अंदर, इतने कार्ब्स हैं, इतने कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं, इतना मेरा फैट है, कितना मेरा what you say प्रोटीन है, कैलोरीज हैं और वेजीज हैं। क्योंकि हमारे डॉक्टर दोस्त होना भी ना बहुत मुश्किल काम है। एक डॉक्टर यहाँ बैठी हुई है और एक डॉक्टर वहाँ बैठी हुई है। डॉक्टर्स के दरमियान बैठने के बाद जब आप ठीक ठाक खाने पीने वाले हो ना और अच्छी खासी आपकी डाइट है और आप एक्सरसाइज भी करते हो, तब एक नज़र इधर से आती है और एक नज़र इधर से आती है। 300 कैलोरीज का बिल इधर से फोड़ा जाता है, 200 कैलोरीज इधर से के बस करो। तो फलक, आपके साथ तो बहुत सारा ये इशू होता होगा कि भाई कोई आगे पीछे दोस्त बैठे होते होंगे, बस करो, इससे ज़्यादा कैलोरीज नहीं लेनी चाहिए दिन में, ऐसा कभी होता है? मेरे साथ में रहने वाले लोगों को जरूर होता है। नहीं, एक आप अच्छी डाइटिशियन के तौर पर भी तो देखी जा सकती हैं। आप कितना लोगों को इस बारे में गाइड करती हो? जी बिल्कुल है। एक्चुअली पीपल आस्क मी कि हम लोग अगर ये फूड खाते हैं, हमारे साथ कुछ और इश्यूज है, लाइक पीपल हैव सम सॉर्ट ऑफ हाइपरटेंशन, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर, न्यूरो डिसफंक्शनल इश्यूज, तो मैं उनको रेकमेंड कर सकती हूँ या करती हूँ कि आप अगर आपको मेमोरी इश्यूज है तो आप एवोकाडो को इस्तेमाल करें, कोलिन को इस्तेमाल करें, लिवर को इस्तेमाल करें। पीपल व्हेन दे हैव द कार्डियक इशू, तो मैं उनको रेकमेंड करती हूँ कि ऑयल से आप परहेज करें। आई ओनली डू द रिकमेंडेशन, आई डोंट वांट टू ओवर एम्फसाइज ऑन द पीपल। समटाइम पीपल वो लोग कुछ पॉजिटिव आपके पॉइंट्स देते हैं, कुछ नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं कि यार आप अपने काम से काम रखें। सो व्हेन पीपल आस्क मी एंड दे आस्क एडवाइस फ्रॉम मी, देन आई ऑलवेज डिलीवर माय गुड knowledge, otherwise I don't want to bother anybody। बड़ा अच्छा आपने एक पैगाम दिया। अच्छा फलक, आई जस्ट वांट टू नो वन मोर थिंग कि परदेश में बकरीद कैसी गुजरी और माइट बी पॉसिबल, बट आई एम श्योर कि आज सेकंड डे है, तो पहला दिन कैसा गुजारा? Actually देखें, it all depends on you. If you wanna take a off on your ईद डे तो आप ले सकते हैं, यहाँ पर कोई प्रोहिबिशन नहीं होता। आपके पास वेकेशंस होते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली लोग जाते हैं ईद पे नमाज़ पढ़ने जाते हैं। जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो मुस्लिम कम्युनिटी की मस्जिद में जाते हैं। कुछ लोग कुर्बानी करते हैं, कुछ लोग बेखौम कुर्बानी करवा लेते हैं। तो ये एक ये ईद जो है वो हमारे लिए एक फ़र्ज़िया होता है, जिसमें हमें किसी भी तरीके से अपनी जो ऑब्लिगेशन है मजहबी कि आपको कुर्बानी करनी है जानवर की, और जो ज़रूरतमंद लोगों उन तक आपका मीट पहुँचे। तो लोग यहाँ ऐसे करते हैं और बहुत दिल से करते हैं, जो मैंने देखा है। दूसरी चीज़ ये है कि हैंग आउट कर लेते हैं। हम लोग सिर्फ यही होता है 1-2 दिन ही मनाते हैं, पाकिस्तान की तरह 3 दिन नहीं मना पाते। उसकी वजह ये है कि कल्चर थोड़ा डिफरेंस है, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफरेंट है। तो 1-2 दिन जो जिसका दिल चाहे 1 डे मना ली, 2 डे मना ली। कुछ यहाँ फैमिलीज हैं जो उनकी फैमिली टू फैमिलीज हैं, तो वो लोग फिर कोशिश करते हैं कि एक ईद वहाँ है, एक दावत यहाँ है, वहाँ है, तो बना देते हैं। अच्छा, मैंने देखा है यूएसए में तो जो कम्युनिटीज़ होती हैं और आप लोगों की जो मस्जिद होती हैं,
तो वो भी कम्युनिटी सेंटर ही होती हैं और सब लोग जितने भी मुस्लिम्स होते हैं वो सब मिलजुल कर वहाँ पर बहुत अच्छे से ईद मना लेते हैं, बल्कि हर त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं और ना भी कोई त्यौहार हो तब भी मस्जिद जाना एक रेगुलर प्रैक्टिस होती है उनकी और एक कम्युनिटी बिल्डिंग। तो बहुत आप लोग मिलजुल के रहते हैं, बल्कि ज़्यादा क्लोज होते हैं एज कम्पेयर टू अस। जी 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 बिल्कुल, वही मैंने आपको बताया, कम्युनिटी सेंटर्स हैं जहाँ पर लोग जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। फिर फैमिलीज़ हैं जो एक दूसरे को दावत देते हैं, तो हम लोग दावत पे चले जाते हैं, क्योंकि मेरी कुछ एक्सटेंसिव फैमिलीज़ हैं यहाँ पर बट अदर स्टेट्स, तो मैं कभी कभी चली जाती हूँ। कभी फ्रेंड्स आ जाते हैं मेरे पास, मुस्लिम हैं, आप बांग्लादेशी इंडियन मुस्लिम हैं, उनके साथ भी मिलजुल के आप ईद मना सकते हैं। ठीक है। अच्छा फलक, कुछ क्वेश्चंस भी हैं, ऑब्वियसली ईद का मौका है लेकिन आपके होने का फ़ायदा उठा लेते हैं यहाँ पर मौजूदगी का। जो इस व्यूवर्स देख रहे हैं दुनिया भर में भी, सोशल मीडिया के थ्रू भी और पाकिस्तान भर में थ्रू सैटेलाइट, इस वक्त कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो ज़्यादातर आप नोट कर रही हैं कि जिनके केसेस ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं और क्यों? देखें, एक्चुअली जो मैं देखती हूँ आजकल न्यूरो डीजनरेटिव डिजीज़ जो है ना, मेमोरी लॉस हो गया, डिप्रेशन, एंजाइटी हो गया एंड कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स हो गए, जो हम कहते हैं वो डिजीज़ हैं जो बहुत सालों से चलती हुई आ रही हैं, जिनको हम सीरियस नहीं लेते थे। बट अब मैंने देखा यंग जनरेशन में भी एंजाइटी, डिप्रेशन, कोप अप मैकेनिज्म है, लोग अलग अलग तरीके अपनाते हैं उसको सबसाइड करने के लिए। लोग ड्रग्स की तरफ जाते हैं, डिफरेंट तरह की चीज़ें करते हैं, विच आई हैव ऑब्जर्व। एंड आपकी जो ओल्ड एज कम्युनिटी है उसके अंदर कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स जो हैं, यानी दिल की जो बीमारी हैं, वो बहुत ज़्यादा मैंने देखी हैं। और बहुत यंग एज में मैंने देखा है आजकल लड़कों को हार्ट अटैक हो रहा है, बहुत यंग एज में वो चले जाते हैं। तो इसकी क्या मेन रीज़न है? एक तो देखिए, हम लोगों ने ना जिंदगी को आर्टिफिशियल तरीके के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई कर दिया है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल, ड्रग्स का इस्तेमाल, कोप मैकेनिज्म, जबकि हम पहले लाइफस्टाइल भी हो गया है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया है। पहले ज़माने में लोग क्या करते थे कि दोस्तियाँ होती थी, मुखलिसी होती थी, रिलेशंस दिल से बनाए जाते थे। अब ये होता है कि लोग रिलेशंस को निभाते हैं नहीं, सिबलिंग्स में भी कोई इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती जो आप शेयर करें अपनी बातों को। तो इस वजह से होता ये कि जब आपके अंदर कुछ नेचुरल चीज़ें, क्योंकि मैं आपको एक और साइंटिफिक रीज़न बताती हूँ कि व्हेन यू टॉक, व्हेन यू चिल एंड व्हेन यू हैव अ रियल पीपल अराउंड यू, तो आपकी बॉडी में से हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिसको हम डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन कहते हैं। अब होता यह है कि जब आप आर्टिफिशियल वेज की तरफ चले जाते हैं तो वो हार्मोन रिलीज तो होते हैं, पर वो एकदम से हाई अमाउंट में रिलीज होने के बाद वो लो में चले जाते हैं। तो वो एक स्पाइक आती है और नीचे चली जाती है, तो उसकी वजह से आपका ब्रेन और मजीद डैमेज होता है। अब जब आप परसिस्टेंटली चीज़ों को करते हैं, व्हेन यू डू जिम, व्हेन यू गो टू द नेचर, व्हेन यू टॉक टू योर पेरेंट्स, योर सिबलिंग्स, व्हाटएवर, जो लोग आपके सराउंड में हैं, तो एक जो आपकी नेचुरल हार्मोन्स की, केमिकल्स की जो फॉर्मेशन इन योर बॉडी, वो एक नेचुरल और सिंथेटिक तरीके से बॉडी में अच्छा, ये आपने अभी जो हार्मोन्स की जिक्र किया, सेरोटोनिन और डोपामाइन, तो इसके लिए क्या कोई टैबलेट्स भी होती हैं? जैसे अगर डिप्रेशन की कोई टैबलेट ले रहा है तो उसमें सर्ट और इस तरह की कुछ अमाउंट होती है कि जिसकी वजह से वो हार्मोन्स नेचुरल अगर नहीं बन रहे तो वो फिर आर्टिफिशियली इंड्यूस हो? Actually देखें, this is a question for the psychiatrist, but again I can help in that. अगर किसी को बहुत ही लो हाई लेवल का डिप्रेशन है और इट्स उनके जो ट्रॉमाज हैं वो it's a process, you have to go for the CBT, cognitive behavioral therapies, have to go for, आपको